तो पिछले पीरियड में हमने अल्पकालीन लागतों के बारे में चर्चा की थी और जो अल्पकालीन लागतों में कुल लागतें हैं, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत, इसकी चर्चा हो गई थी। और उसके बाद में प्रति इकाई लागतों में हमने औसत स्थिर लागत मीन्स AFC के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC। तो औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है? कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाती है। अतः औसत परिवर्तनशील लागत का सूत्र होगा TVC बटा Q। यहाँ TVC कुल परिवर्तनशील लागत है और Q उत्पादन की मात्रा है। तो कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाता है। सीधा सीधा कहें तो औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई परिवर्तनशील लागतों को व्यक्त करता है। गणना करें, कैसे करेंगे? इस TVC में इस Q का भाग देना है। तो 0 के लिए तो कल बता दिया था कि सभी औसत और सीमांत हैं वो अपरिभाषित होते हैं, जिसे हम डैश से सूचित करते हैं। अब पहली इकाई के लिए TVC 10 है, तो पहली इकाई में 10 का कुल 10 में पहली इकाई का भाग देंगे तो AVC आएगा 10। यानी इस कॉलम में हमें इस कॉलम का भाग देना है। तो 18 में 2 का भाग दिया 9, 24 में 3 का भाग दिया 8, 28 में 4 का भाग दिया 7, 30 में 5 का भाग दिया 6, और अब इस 34 में 30 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6 पंजे 30, फिर बचे 4, तो 6 6 36, फिर बचे 4, तो 6 7, 40 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, कितने बचे? 50, 5 बचे तो दशमलव लगाएंगे, 50 हो गए, 7 7 49। यहाँ देंगे 48 में 8 का भाग देंगे तो 6, और 58 में 9 का भाग देंगे तो 9 6 54, बचे 4, 40, और 40 बचे ना, तो 4 9 36। ठीक है, लगभग 6.4 के आसपास से आ रहा है। मैंने गणना करके तालिका बना रखी है, एक बार टैली कर देते हैं। ठीक है, 6, और फिर यहाँ मैंने कुछ 5.67 है, फिर यहाँ 5.55 लिख रखा है। देखो गणना सही है क्या? 7 पंजे 35, 5 और 7 7 49। ठीक है, कैलकुलेटर है ना आपके पास? चेक कर लो एक बार, गणना में कोई दिक्कत हो तो चेक कर लो। हाँ, 5.7 ही आना चाहिए। ठीक है, और ये आगे वाला भी चेक कर लो। सही है, चलो। तो इस तरह कुल परिवर्तनशील लागत में अगर हम उत्पादन की मात्रा का भाग दें तो हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाता है। तालिका में पता लग रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत पहले घट रहा है, घटते घटते अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच रहा है। जैसे इसमें यहाँ हमारे यहाँ न्यूनतम बिंदु ये है, इसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा होता क्यों है? औसत परिवर्तनशील लागत पहले घटता है और फिर बढ़ता क्यों है? कुल परिवर्तनशील लागत से हमने औसत परिवर्तनशील लागत निकाला, और कुल परिवर्तनशील लागत है ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से प्रभावित होता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण प्रारंभ में जो कुल परिवर्तनशील लागत था वो घटती दर से बढ़ता है और फिर बढ़ती दर से बढ़ता है। TVC ऐसा ही बनाया था ना हमने, इसलिए जब तक ये घटती दर से बढ़ता है तब तक औसत परिवर्तनशील लागत घटता हुआ होता है, और फिर जब यहाँ ये रुक जाता है न्यूनतम बिंदु पर पहुँचने के बाद, जब ये बढ़ती दर से बढ़ता है तो औसत परिवर्तनशील लागत भी बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो सीधा सीधा कहें
तो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू आकार की होती है। थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो यहाँ हम उत्पादन की मात्रा दर्शाएंगे, यहाँ हम औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी को दर्शा रहे हैं। तो प्रारंभ में औसत परिवर्तनशील लागत घटती हुई होगी, अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद में फिर ये बढ़ना प्रारंभ कर देगी। तो ये हो गई एबीसी, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आता है एसएसी, मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अल्पकालीन औसत लागत। अल्पकालीन औसत लागत कैसे ज्ञात करेंगे? कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर अल्पकालीन औसत लागत प्राप्त हो जाती है। तो इसका सूत्र होगा TC बटा Q। तो इस कुल लागत में अगर उत्पादन की मात्रा का भाग दे तो अल्पकालीन औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। करके देखते हैं। TC 0 के लिए तो औसत लागत अपरिभाषित है। अब पहली इकाई के लिए कुल लागत है 30, तो 1 का भाग देंगे तो ये आया 30। फिर 38 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 19। फिर 44 में 3 का भाग दिया, जल्दी से कैलकुलेशन करो कितनी आ रही है? 14.67। और अब 48 में हम 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48। 50 में हम 5 का भाग देंगे, 10 आ रहा है। 54 में 6 का भाग देंगे, 9 आ रहा है। 60 में 7 का भाग देंगे, कितना आ रहा है? जल्दी से भाग दो, 8.57, ठीक है। और फिर आगे 68 में 8 का भाग देंगे, कितना आया? 8.5। और फिर हम 78 में 9 का भाग देंगे, 8.67। अब एक चीज़ कल हमने पढ़ी थी, वो ये कि जो कुल लागत होती है TC, वो कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TVC का योग होता है। कल पढ़ा था हमने। अब अगर ये जो हमारा समीकरण है, इसमें हम दोनों तरफ Q का भाग दें, तो TC में Q का भाग देंगे तो आ जाएगा SAC, ठीक है। इसे हटा देता हूँ एक बार ताकि हम दोबारा बना लेंगे बाद में, ठीक है। TC में हमने Q का भाग दिया तो हमें मिला SAC यानी अल्पकालीन औसत लागत। और TFC में जब Q का भाग देते थे तो कल हमको मिला था औसत स्थिर लागत, मतलब AFC। और TVC में Q का भाग देंगे तो अभी हमने ज्ञात किया था ABC। तो हमें एक नया समीकरण और मिल जाता है कि SAC अल्पकालीन औसत लागत है, ये अल्पकालीन स्थिर लागत और अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत दोनों का जोड़ होता है। अतः या तो कुल लागत में हम उत्पादन की मात्रा का भाग दे करके औसत लागत ज्ञात करें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि जो AFC और ABC है, इन दोनों का जोड़ करके भी हम औसत लागत ज्ञात कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, ये AFC और ये ABC, 20 और 10 30, 10 और 9 19, और 6.67 में 8 जोड़ेंगे तो 14.67 आएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 है। इसी तरह आगे वाली संख्याओं को भी आप जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों का जोड़ इस औसत लागत के समान ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम औसत लागत ज्ञात कर सकते हैं। अब औसत लागत की आकृति कैसी होगी? चित्र में तालिका में देखें, पहले औसत लागत घट रही है, घटते घटते यहाँ देखो इस न्यूनतम बिंदु पर पहुँच गई है, 8.5 आ गया ना। इसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देती है। आगे तालिका को हम और बढ़ाएंगे तो फिर आगे औसत लागत बढ़ती ही जाएगी। तो प्रारंभ में औसत लागत घट रही है, अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर वापस बढ़ना शुरू कर देती है। तो औसत लागत वक्र का आकार भी अंग्रेजी के अक्षर U आकार का ही होता है, ठीक है।
बनाता हूं यहां मैं, ठीक है। दिख रहा है? यहां जैसे पहले हम बना देते हैं औसत परिवर्तनशील लागत, अभी बनाया था ना एवीसी, ये हमने बनाया एवीसी, एवीसी औसत परिवर्तनशील लागत। अब बनेगा एसएसी यानी अल्पकालीन औसत लागत। और अभी जैसे मैंने बताया था कि औसत लागत है वो इन दोनों का जोड़ होता है, तो ऐसे में अगर हम एएफसी भी यहाँ दर्शाएं तो ये हम यहाँ एएफसी यानी औसत स्थिर लागत दर्शा रहे हैं, ठीक है। जो औसत लागत है वो औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत का जोड़ होती है, इसलिए औसत लागत का चित्र ऊपर बनेगा। यहाँ हम इसका न्यूनतम बिंदु लेंगे और फिर आगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये न्यूनतम लिया और फिर धीरे धीरे, तो ये हमारा हो गया, थोड़ी सी गोलाई कम आई, कोई बात नहीं, एसएसी। अब आप देखेंगे कि मैंने चित्र में जानबूझ करके औसत परिवर्तनशील लागत का न्यूनतम बिंदु है वो पहले लिया है और औसत लागत का जो न्यूनतम बिंदु वो बाद में लिया है। कारण बता सकता है आप में से कोई? 12th में पढ़ा है ना आपने? बताया था किसी ने कारण? है याद? चलो सुनो दोबारा से। हाँ, औसत लागत औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत का जोड़ होता है। प्रारंभ में हम देखें तो औसत स्थिर लागत भी घटता हुआ है और औसत परिवर्तनशील लागत भी घटता हुआ है, इसलिए इन दोनों का जोड़ होने के कारण औसत लागत भी घटता हुआ ही होता है। जब औसत परिवर्तनशील लागत अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है, इसके बाद औसत परिवर्तनशील लागत धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन इस न्यूनतम बिंदु के ठीक नीचे हम जाएं तो यहाँ औसत स्थिर लागत के जो घटने की दर है वो औसत परिवर्तनशील लागत के बढ़ने की दर की तुलना में ज्यादा होती है। तो औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदु के बाद जब औसत परिवर्तनशील लागत धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ करती है तो औसत स्थिर लागत के घटने की दर औसत परिवर्तनशील लागत के बढ़ने की दर से ज्यादा होने के कारण अभी औसत लागत है वो थोड़ी देर और घट रही होती है, लेकिन इसके बाद जब ये औसत लागत का न्यूनतम बिंदु पहुंच जाता है, इसके बाद हम देखें तो औसत परिवर्तनशील लागत की बढ़ने की जो रफ्तार है वो औसत लागत के घटने की रफ्तार से ज्यादा हो जाती है। अतः इस न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद औसत लागत बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से औसत परिवर्तनशील लागत का जो न्यूनतम बिंदु है ये औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से पहले यानी कि बाईं तरफ आ जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब अगला है सीमांत लागत। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी सीमांत लागत के प्रश्न बहुत आते हैं। सीमांत लागत कहते किसे हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, और क्योंकि ये अल्पकाल से संबंधित है इसलिए हम यहाँ कहेंगे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एसएमसी कह सकते हैं हम इसे। परिभाषा क्या है? अल्पकाल में, क्योंकि अल्पकाल की चर्चा चल रही है, तो अल्पकाल में वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होगा उसी को सीमांत लागत कहा जाएगा। परिभाषा दोबारा सुने। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई करने से, यानी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होगा उसी को सीमांत लागत कहते हैं। अतः इसका सूत्र हम इस तरह लिख सकते हैं, SMC बराबर डेल्टा TC
डेल्टा टी सी बटा डेल्टा क्यू। यहाँ डेल्टा टी सी कुल लागत में होने वाला परिवर्तन है और डेल्टा क्यू उत्पादन की मात्रा में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है। एक चीज़ हमने और कल देखी थी कि कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वो कुल परिवर्तनशील लागत की वजह से होता है, क्योंकि कुल लागत में दो चीज़ें थी। कल क्या क्या पढ़ा था? टी सी बराबर टी एफ सी प्लस टी वी सी पढ़ा था ना हमने। तो कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही रहती है, अतः कुल लागत में जो परिवर्तन होगा वो कुल परिवर्तनशील लागत की वजह से ही होता है। इसलिए सीमांत लागत को हम कुल परिवर्तनशील लागत की से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ SMC ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा TVC बटा डेल्टा क्यू। तो कुल परिवर्तनशील लागत में जो परिवर्तन होता है उसको उत्पादन की मात्रा से अगर हम भाग दें तो भी सीमांत लागत प्राप्त हो जाएगी। सीमांत लागत को ज्ञात करने का एक सूत्र और भी है, यहाँ लिख दूं। SMC n बराबर TCn माइनस 1। वो हमने उपयोगिता वाला पार्ट पढ़ा था ना, तो उसमें लिखा था nवीं इकाई की सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए n इकाइयों की कुल लागत में से n से एक कम इकाइयों की कुल लागत उसमें से घटा दो तो हमें सीमांत लागत मिल जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ तालिका में हम कैसे ज्ञात करें? अगर मान लीजिए आपको कुल लागत दी हुई है और ये तालिका यहाँ तक बनी हुई है, आपको सीमांत लागत ज्ञात करनी है, तो सीमांत लागत आप TVC से भी ज्ञात कर सकते हो जैसा कि अभी मैंने बताया, और PC यानी कि कुल लागत से भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। जब उत्पादन की मात्रा 0 है तो सीमांत लागत अपरिभाषित है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सीमांत लागत TVC का जो पहला बिंदु होता है वो सीमांत लागत का ही बिंदु होता है। ठीक है। अब हर नीचे वाली इकाई में उसके ऊपर वाली इकाई घटाते जाओ, अपने आप सीमांत लागत मिल जाएगी। चाहो तो आप इसमें घटा लो, चाहो तो यानी कुल लागत में भी घटा लो, हर नीचे वाली इकाई में उसके ऊपर वाली इकाई घटा दो, या यहाँ कुल परिवर्तनशील लागत में भी आप कर सकते हो। कौन से करो? इससे कर दूँ। 18 में से 10 घटाया कितना बचा? 24 में से 18 घटाया 28 में से 24 घटाया 30 में से 28 घटाया 34 में से 30 घटाया 40 में से 34 घटाया 48 में से 40 घटाया और 58 में से 48 घटाया 10। ठीक है। यही मात्रा यहाँ से भी हमें प्राप्त होगी। ठीक है। जैसे 0 के लिए तो सीमांत लागत अपरिभाषित है। अब यहाँ 38 में से 30 घटाएंगे तो 8 मिल रहा है, 44 में से 38 घटाया 6, वही संख्याएं आएंगी। ठीक है। अब सीमांत लागत को आप देखिए, सीमांत लागत भी प्रारंभ में घटती जा रही है, अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर ये बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तो सीमांत लागत वक्र की आकृति भी अंग्रेजी के अक्षर U जैसी होती है। ठीक है। पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। इसी चित्र में अगर मैं सीमांत लागत बनाऊं, ठीक है, यहाँ से बना दूं, तो जैसे सीमांत लागत मैंने बनाया तो ये यहाँ से इसे न्यूनतम पे काटेगा और फिर ये निकलेगा, तो ये हो गया SM। तो सीमांत लागत पहले नीचे की तरफ घटता हुआ होता है, न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि सीमांत लागत औसत परिवर्तनशील लागत को भी उसके न्यूनतम बिंदु पे काटता है और औसत लागत को भी उसके न्यूनतम बिंदु पे ही काटता है। ठीक है। सभी प्रकार की लागतें पूरी होने के बाद मैं इस तालिका को आपको अलग अलग तरीके से करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सीमांत लागत दी हुई है तो कुल लागत का कोई बिंदु कैसे प्राप्त होगा। ये प्रैक्टिस भी हम करेंगे। पहले सारी लागतें पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे। तो जितनी भी लागतें अब तक हमने पढ़ी है सीमांत लागत तक, वहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है? चलो।
अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध है कि सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध है। चित्र में दिख जाएगा आपको, ये सीमांत लागत है और ये औसत लागत है। तो इन दोनों का जो संबंध है वो देखते हैं। सीमांत लागत और औसत लागत दोनों के बीच में 3 संबंध पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? जब तक सीमांत लागत, ये सीमांत है, जब तक सीमांत लागत औसत लागत से नीचे या कम रहता है तब तक औसत लागत घटता हुआ ही होता है। देख रहे हैं आप चित्र में, ये सीमांत लागत वक्र है, ये इस औसत लागत वक्र से यहाँ तक नीचे है, कम है, इसलिए औसत लागत घटता हुआ है। तो पहला संबंध है, जब तक सीमांत लागत औसत लागत से कम या नीचे रहता है तब तक औसत लागत घटता हुआ होगा। दूसरा संबंध, सीमांत लागत औसत लागत के बराबर तब होती है जब औसत लागत अपने न्यूनतम बिंदु पे होती है, इसलिए सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटते हुए ऊपर की तरफ निकलती है। तीसरा संबंध, जब तक सीमांत लागत इस औसत लागत से ऊपर होता है तब तक औसत लागत बढ़ता हुआ होता है। यही बात आप तालिका से भी देख सकते हैं। तो ये 3 संबंध है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब तक सीमांत लागत औसत लागत से कम है तब तक औसत लागत घटता हुआ रहेगा। दूसरा संबंध, जब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होगा तब औसत लागत अपने न्यूनतम बिंदु पे होगा, और जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होगा तब औसत लागत बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये 3 संबंध होते हैं। ठीक यही 3 संबंध सीमांत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के बीच में भी होते हैं। ठीक है, सेम वैसी आकृति है, और यही यहाँ इसको न्यूनतम पे काट रहा है और जब तक ये घट रहा है तब तक ये नीचे है। तो वही 3 संबंध सीमांत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के बीच में भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है दीर्घकालीन लागतें, लॉन्ग रन कॉस्ट। हमने लागत का चार्ट पढ़ा था, तो अल्पकालीन लागतें यहाँ तक पूरी हो जाती, इसके बाद आती हैं दीर्घकालीन लागतें। बड़ी सरल सी परिभाषा है कि दीर्घकालीन लागतें कहते किसे हैं। दीर्घकाल में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागतें दीर्घकालीन कुल लागतें कहलाती हैं। और दीर्घकाल वो समय अवधि थी जहां उत्पादन के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, यहाँ कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। इसलिए दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर न होने की वजह से ही दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती, सारी की सारी लागतें परिवर्तनशील ही। तो दीर्घकालीन जो लागतें हैं उनमें पहले हम लेंगे दीर्घकालीन कुल लागत। इसको हटा दूं। दीर्घकालीन कुल लागत परिभाषा वही है, दीर्घकाल में किसी वस्तु या सेवा की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत को दीर्घकालीन कुल लागत कहा जाता है। अब समस्या ये आती है कि दीर्घकालीन कुल लागत का वक्र कैसा होता है। आप किताबों में ढूंढते हो, आपको दीर्घकालीन कुल लागत का वक्र नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम दीर्घकालीन कुल लागत का वक्र बना सकते हैं। दीर्घकालीन जो लागतें होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है पैमाने के प्रतिफलों का, और पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार के हमने पढ़े। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के स्थिर या समतामान प्रतिफल, और तीसरा पढ़ा था पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो प्रारंभ में पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होता है, यानी उत्पादन बढ़ता है। जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं कुल उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ता है। इसका मतलब पहले लागत घटती दर से बढ़ेगी, लागत उत्पादन से उल्टा चलता है। जब उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ता है तो लागत घटती दर से बढ़ती है। तो चित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं, आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा दीर्घकालीन कुल लागत का चित्र।
ठीक है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, यहाँ हम उत्पादन की मात्रा को दर्शाएंगे। दीर्घकालीन कुल लागत का वक्र है वो मूल बिंदु 0 से शुरू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में कोई लागत स्थिर नहीं होती है। इसलिए अगर दीर्घकाल में हम उत्पादन को शून्य रखें, यानी कोई उत्पादन नहीं करें, तो कुल लागत भी शून्य होगी। उसके बाद जब तक पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, तब तक दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। और यहाँ पैमाने के स्थिर या समतामान प्रतिफल लागू होंगे, और इसके बाद जब पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल लागू होते हैं, तो दीर्घकालीन कुल लागत है वो बढ़ती दर से बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तो ये इस प्रकार से लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि इसकी आकृति होती कैसी है, भाई जैसे हमने सीमांत लागत के बारे में पढ़ा तो वो अंग्रेजी के अक्षर यू आकार की होती है, औसत लागत भी यू आकार की होती है। तो इसका आकार कैसा है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये आकृति है कैसी। अंग्रेजी भाषा में जैसे हम एस लिखते हैं, एस, तो इसको उल्टा कर दें, एस को उल्टा कर दें और थोड़ा सा इसको फैला करके बनाएं, तो एस को उल्टा करेंगे तो वो यूं बनेगा, ठीक है। सॉरी, एस तो ये बनाया, उल्टा करना है हमें, तो पहले ऐसे और फिर एस ऐसे, ये उल्टा हो गया ना, तो लगभग वैसा ही बन रहा है। और फिर ये, तो दीर्घकालीन कुल लागत की जो आकृति है वो अंग्रेजी भाषा का जो अक्षर एस है उसके उल्टे आकार की होती है, याद रखना। ऐसा चित्र एक और देखा था आपने, याद है कौन सा? कुल परिवर्तनशील लागत। अल्पकाल में जो हमने कुल परिवर्तनशील लागत देखा था वो ऐसा ही होता, ठीक है। चलो, तो ये तो हमें मिल गया कि दीर्घकालीन कुल लागत क्या होता है। अब अगली चीज आती है दीर्घकाल की प्रति इकाई लागतें। दीर्घकाल में प्रति इकाई लागतें सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, एक दीर्घकालीन औसत लागत और दूसरा दीर्घकालीन सीमांत लागत, ठीक है। ये दो पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी लागतें पूरी हो जाएंगी, फिर तालिका की चर्चा हम करेंगे। दीर्घकालीन जो औसत लागत है वो कैसे प्राप्त होगी, सीधा सरल सा है। दीर्घकालीन जो कुल लागत है LRTC, इसमें उत्पादन की मात्रा का भाग दे दो, ठीक है। तो दीर्घकालीन औसत लागत, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे मिलेगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में उत्पादन की मात्रा का भाग दें। कई बार किताबों में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को LAC भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लॉन्ग रन की जगह LTC लिख दो, ठीक है। कुछ किताबों में जो दीर्घकालीन औसत लागत है उसको LRAC लिखते हैं, और कुछ किताबों में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा LAC, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो दीर्घकालीन औसत लागत है वो दीर्घकालीन कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने पर प्राप्त हो जाती है। और क्योंकि दीर्घकालीन कुल लागत पैमाने के प्रतिफलों के कारण प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है और फिर बढ़ती दर से बढ़ती है, इसलिए दीर्घकालीन औसत लागत का वक्र भी प्रारंभ में घटता हुआ होगा और फिर बढ़ता हुआ होगा। जैसे अल्पकालीन औसत लागत होता है, ठीक वैसा ही होता है। तो उसका चित्र बना देता हूं मैं, दीर्घकालीन औसत लागत का। ये महत्वपूर्ण चित्र है, ठीक है। पहले सरल वाला बना रहा हूं, उसके बाद मैं पूरा इसको डिटेल में बताऊंगा। इसकी सामान्य आकृति कैसी होती है वो देखो। तो दीर्घकालीन जो औसत लागत है, यहाँ हम LTC, यहाँ उत्पादन की मात्रा दर्शाएंगे। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की आकृति भी अंग्रेजी के अक्षर U आकार की होगी। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ और पढ़ने को मिलेगी कि दीर्घकालीन औसत लागत को ही एनवलप कर्व यानी कि लिफाफा वक्र भी कहते हैं। अब ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को एनवलप कर्व यानी कि लिफाफा वक्र क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है?
तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरा चित्र सिखा रहा हूँ जो इसी तरह का है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, यहाँ हम उत्पादन की मात्रा को दर्शाएंगे और यहाँ हम दीर्घकालीन औसत लागत को दर्शा रहे हैं। थोड़ा सा यूँ बड़ी साइज का बनाना है इसको यूँ। अब ये जो दीर्घकालीन औसत लागत का वक्र है, इसका प्रत्येक बिंदु किसी ना किसी अल्पकालीन औसत लागत वक्र से बना हुआ होता है। जैसे इसका बिंदु मान लीजिए ये ए बिंदु है, तो इस ए बिंदु, ये जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का बिंदु ए है, इससे संबंधित कोई अल्पकालीन औसत लागत वक्र होगा, तो उसको हम यहाँ बनाएंगे। यहाँ से इस ए बिंदु पे स्पेस किया और ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं SAC हुआ। ठीक है, वैसे तो ए के बाद में यहाँ इसके नज़दीक जो दूसरा बिंदु आएगा वो भी किसी ना किसी अल्पकालीन औसत लागत से होगा, लेकिन वो एकदम नज़दीक नज़दीक बनाएंगे तो थोड़ा समझ में नहीं, थोड़ा सा दूर बना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये बिंदु है B, तो ये बिंदु भी किसी ना किसी दूसरा जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है उसके बिंदु से संबंधित है, तो ये SAC2 हुआ, ये बिंदु मिल गया हमको। इसी तरह दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का जो न्यूनतम बिंदु है, ये भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र का जो न्यूनतम बिंदु है उससे संबंधित है, SAC। अब जहाँ ये बढ़ना प्रारंभ करता है तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र का जो बढ़ते हुए भाग को ये स्पर्श करेगा। ये न्यूनतम यहाँ आ गया तो यहाँ स्पर्श कर रहा है, तो ये हो गया SAC4। इसी तरह यहाँ एक और बना देते हैं, तो ये SAC। तो ये जैसे एक लिफाफा होता है वो अपने अंदर बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात, उनको समेटे हुए होता है, ठीक उसी प्रकार से जो ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, ये अपने अंदर बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को समेटे हुए है। इसका प्रत्येक बिंदु किसी न किसी अल्पकालीन औसत लागत वक्र के बिंदु से ही बना हुआ है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की है, जब दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बनाएंगे तो इस दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का जो घटता हुआ भाग है, यहाँ जितने भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र के बनेंगे उनके ये जो घटते हुए हिस्से हैं उनको ही स्पर्श करेगा, और दीर्घकालीन औसत लागत का जो न्यूनतम बिंदु है ये अल्पकालीन औसत लागत के भी न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करेगा, और इसका जो ये बढ़ता हुआ हिस्सा है ये अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के बढ़ते हुए हिस्से को छू करके। ठीक है, ये है दीर्घकालीन औसत लागत। इसके बाद लास्ट पॉइंट आ रहा है दीर्घकालीन सीमांत लागत। परिभाषा बिल्कुल अल्पकाल की सीमांत लागत की तरह ही है। ठीक है, हाँ, तो दीर्घकालीन सीमांत लागत परिभाषा क्या देंगे, दीर्घकाल में वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से दीर्घकालीन कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। दोबारा सुने परिभाषा, दीर्घकाल में वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। सूत्र कैसे लिखेंगे, इसको हटा दूं, चलो इसको बना रहने दूं, या चलो वापस बना दूंगा इसको समझाने के लिए। पहले सूत्र देखें आप। दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, कैसे बनेगा, डेल्टा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, दीर्घकालीन कुल लागत में होने वाले परिवर्तन को भाग देना है उत्पादन की मात्रा से। ठीक है, और दीर्घकालीन जो सीमांत लागत है वो भी अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की तरह पहले घटता हुआ होता है और फिर बढ़ता हुआ होता है। तो दीर्घकालीन जो औसत लागत है उसके साथ ही मैं दीर्घकालीन सीमांत लागत को बना देता हूँ। ये दीर्घकालीन औसत लागत है, इसके न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ ही हमें दीर्घकालीन सीमांत लागत का वक्र बनाना है। और दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत के बीच में वही तीन संबंध हैं जो अल्पकालीन सीमांत लागत और अल्पकालीन औसत लागत के बीच में। ठीक है,
तो ये हमारी समय के आधार पर जो लागतों का वर्गीकरण है ये पूरा होता है। ठीक है, इसमें से आपको अगर कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो तालिका मैंने बताई थी एक बार उसको करने का एक दूसरा तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके सिलेबस में मितव्ययताएं और गैर मितव्ययताएं दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर है पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये स्तर संबंधी मितव्ययता और जो अपमितव्ययता दी हुई है, बस ये एक पॉइंट और है, इसके बाद चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो लागतें यहाँ खत्म हो रही हैं। अब थोड़ा सा मैं तालिका को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। आप में से किसी को आती है कि ये कुल लागत में हमें कुछ दे दिया जाए और हम उस ये लागत की तालिका अधूरी दे दी जाए तो उसको हम पूरा कर सकते हैं? करना सिखाया गया था क्या पहले? आपको तो सिखाया था, आपको सिखाया था, आता है? कर पाओगे? एक सवाल दूं? चलो पहले एक मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ रिवाइज के रूप में, और उसके बाद में आप करेंगे। ठीक है, जैसे अभी जो तालिका हमने ली थी उस वैसे ही लेते हैं। यहाँ हम उत्पादन की मात्रा लेते हैं, संख्याएं बदल भी सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये TFC, ये TVC, TC, AFC, AVC, SAC और SMC। ठीक है, उत्पादन की मात्रा 0 से शुरू कर दूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा ये रहेगा कि किसके सामने क्या लिखा है, उसमें हमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपकी कॉपी में तो ये लाइनिंग दी हुई होती है, बोर्ड पे हम बना लेते हैं। ये लो, अब हमें सिर्फ एक चीज़ दे दी जाए, जैसे मान लो कि कुल लागत दी हुई है, मैं कुल लागत लिख देता हूँ। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपकी जो 12th क्लास की किताबें हैं उसमें भी ये प्रश्न दिया हुआ है। तो कुल लागत हमें दी हुई है 20, 30, 38, 44 और फिर 48, 50, 54, 60, 68 और फिर कितना है 78। अब क्या पूरी तालिका बना सकते हैं हम? बोलो किस किस को आता है? ये प्रश्न हमारे सामने है, ये तालिका दी हुई है और हमको पूरी करनी है। कर लोगे आप? इधर कर सकते हैं? सबसे पहले क्या याद करेंगे? बोलो SMC और इधर। ठीक है, सबसे पहले हमें कोई भी जो तालिका दी हुई है ना, ये ज्ञात करना चाहिए। TFC, अगर TFC हमारे समझ में आ गई है तो उसके बाद में पूरी तालिका आ जाएगी। अब TFC तो दिया हुआ ही नहीं है, AFC भी नहीं दिया हुआ, तो ज्ञात कैसे करेंगे? पढ़ते समय हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या? TC बराबर TFC। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। अब जब उत्पादन की मात्रा शून्य है तो TVC शून्य होती है, ये पता है हमें, तो जाहिर सी बात है TVC शून्य। अब जब TVC शून्य है तो यहाँ चाहे TFC 20 है तो भी TC कितनी होगी? 20। इसका मतलब जब उत्पादन की मात्रा शून्य होती है तो जो कुल लागत होती है वही कुल स्थिर लागत भी होती है। और कुल लागत तो स्थिर है, अगर एक जगह 20 है तो हर जगह कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है, मैं आपको करने का तरीका सिखा देता हूँ, बाकी आप बाद में कर लें।
अब टीएफसी हमें मिल गई है, टीसी मिल गई है, और टीएफसी और टीसी अगर मिल जाए तो टीवीसी कैसे ज्ञात करेंगे? इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। टीसी दिया हुआ है, इस टीएफसी को इधर भेज दें तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? तो इस टीसी में से टीएफसी यानी कुल लागत में से कुल स्थिर लागत घटा दें तो कुल परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। 20 में से 20 गया 0, 30 में से 20 गया 10, 38 में से 20 गया 18, 44 में से 20 गया 24, 48 में से 20 गया 28, इसी तरह आगे। ठीक है, अब औसत तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। औसत स्थिर कैसे ज्ञात करेंगे? कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देंगे। तो 0 उत्पादन की मात्रा होने पर औसत और सीमांत सारे अपरिभाषित होते हैं। अब ज्ञात करें, एएफसी ज्ञात करना है तो टीएफसी में मात्रा का भाग दो। 20 में 1 का भाग दिया 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 20 में 3 का भाग दिया 6.67, ऐसे ही और आ जाएंगे। एवीसी ज्ञात कर लें, टीवीसी में क्यू का भाग देना है तो 10 में 1 का भाग दिया 10, 18 में 2 का भाग दिया 9, 24 में 3 का भाग दिया 8। और एस ए सी हमें पता ही है, या तो टीसी में क्यू का भाग दे दो या इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ दें, 20 और 10 30, 10 और 9 19, 6.67 में 8 जोड़े तो 14.6। अब एक चीज़ और आनी चाहिए हमें, एसएमसी कैसे ज्ञात करते हैं। तो एसएमसी ज्ञात करते समय देखो बच्चे एक गलती कर देते हैं, एसएमसी को हम टीसी से भी ज्ञात करते हैं तो बच्चे पहले यहाँ क्या लिख देते हैं? 20 लिख देते हैं। ये उनसे गलती हो जाती है कि भाई टीसी से हमें एसएमसी ज्ञात करनी है तो वो यहाँ 20 लिखा है तो यहाँ 20 लिख देते हैं। ये नहीं होता है। उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर सीमांत लागत अपरिभाषित होती है, इसलिए यहाँ डैश लिखी। अब हर नीचे वाली इकाई में ऊपर वाली इकाई को घटाते जाओ। अब आ जाएगा 30 में से 20 घटाया 10, 38 में से 30 घटाया 8, 44 में से 8 घटाया 44 में से 38 घटाया 6। यही चीज टीवीसी से भी आ सकती है। 0 के लिए तो अपरिभाषित, 10 में से 0 घटाया 10, 18 में से 10 घटाया 8, 24 में से 18 घटाया 6। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना, अगर और किसी तरह का सवाल हो तो हम करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी।